गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब मस्त होंगे। ठीक है, और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अब एग्ज़ाम का भी टाइम आने वाला है, इसलिए बी सीरियस, सब अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो इसमें हम लोगों ने प्रोफेज मेटाफेज को पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज एनाफेज, देन हम लोग पढ़ेंगे टेलोफेज। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद है? मैं एक बार सीक्वेंस रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक, कई लोगों को सीक्वेंस ही याद नहीं होता है। देखो, सबसे पहले होता है आपका प्रोफेज, फिर होता है आपका मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है आपका टेलोफेज। कैसे इसको याद करोगे? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, प्री मेडिकल असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, या फिर पी फॉर पुराना, देन एम ए टी, पुराना मैट, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है ना, जैसे कि आपको जो भी लेक्चर पढ़ाया जाता है उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जो भी आपको पीडीएफ या फिर जो भी आपको यहाँ बताया जाता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो उतना डेप्थ में जाके आपको नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट जितना आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है उससे मैंने ज़्यादा ही पढ़ाया है। ठीक है, आप कोई भी एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको उतना डिटेल में जाके नहीं समझना है और उतना लो लेवल पे भी जाके समझना नहीं है। बस आपका जो बीच में रहना है आपको। ठीक है, तो ट्रस्ट कीजिएगा तभी कुछ होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, अगर आपको कोई चैनल अच्छा लगता है तो जाके उससे पढ़िए, बट अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, बट कंसेप्ट यदि आप समझोगे ना तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम लोग एनाफेज को स्टार्ट करते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो चलो, देखो, एनाफेज को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं मेटाफेज को। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका एनाफेज है ना, वो रिलेटेड है आप मेटाफेज से। यदि आपने मेटाफेज अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो आपको एनाफेज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मेटाफेज को रिवाइज करते हैं। ये क्या था आपका? साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रोजोम। ठीक है, ये क्या है आपका? सेंट्रोजोम है। और एनिमल में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। चलो, याद है आपको ना? फिर क्या होता है यहाँ पे? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। चलो, हम लोग स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवा देते हैं। चलो, हो गया स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में कल मैंने आपको बताया था, बीचों बीच एक प्लेन एज्यूम कीजिए। चलो, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है? मेटाफेज में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब क्या होता है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे क्या होता है आपका? क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है। यहाँ पे केवल 2 ही क्रोमोसोम नहीं होंगे, आर भी होंगे, बट मैंने यहाँ पे 2 को एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो क्रोमोसोम यहाँ पे अपने आप को इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेते हैं। जबकि आपका लेट प्रोफेज में क्या था? क्रोमोसोम का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, वो हमारे साइटोप्लाज्म में कहीं भी फ्लोट कर रहे थे। एक्चुअली फ्लोट कर रहे थे ना, फ्लोट कर रहे थे। बट इन मेटाफेज में क्या होता है? ये क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इक्विटोरियल प्लेट पे बाय मीन्स ऑफ सेंट्रोमियर। इसका सेंट्रोमियर कहाँ है? यहाँ पे सेंट्रोमियर है। ये तो पता है ना कि भूल गए? तो ये सेंट्रोमियर है, इसलिए हम लोग सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं? ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये क्या है आपका? स्पिंडल फाइबर। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किसका बना होता है? ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, वो बना होता है 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, और 3% आरएनए का। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर में 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है और 3% आपका आरएनए होता है। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का क्या फंक्शन है? देखो, ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ना, वो स्पिंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इधर की तरफ और इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय मीन्स ऑफ ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। ठीक है, ये इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, जब ये स्पिंडल फाइबर इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, जरा इमेजिन कर रहे हो। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो आपका सेंट्रोमियर है ना, उसका हो जाएगा डिवीजन, और ये जो आपका क्रोमेटिड है वो हो जाएंगे अलग अलग। चलो इसको हम लोग अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, सेंट्रोजोम। ठीक है भाई, ये क्या है आपका स्पिंडल फाइबर। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा जब आपका ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो। देखो भाई, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे देखो ना, स्पिंडल फाइबर क्या किया, स्पिंडल फाइबर अपने आप को इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बीच में आपका जो सेंट्रोमियर है उसका क्या हो जाएगा, डिवीजन। जब इसका इस सेंट्रोमियर का हो जाएगा डिवीजन, तो ये इधर की तरफ खींच जाएगा, और ये भी इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। दैट मीन्स कि आपका क्रोमेटिड का भी हो जाएगा डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे कितने क्रोमोजोम है, एक दो, दो क्रोमोजोम है। यहाँ पे कितने क्रोमोजोम हो गए, 1 2 3 4, 4 क्रोमोजोम। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे जो आपका क्रोमोजोम है वो क्या हो गया, डबल हो गया। आपका सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया। अब देखिए बीच में एक फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राजोनल फाइबर। ठीक है, आया समझ में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फाइबर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, या इसको हम लोग क्रोमोजोमल फाइबर भी बोलते हैं। क्यों इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, देखो ना ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ, बट इसको देखो यहाँ पे गया फिर आगे छूट गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर या क्रोमोजोमल फाइबर। तो ये भी पूछा जाता है कि इन एनाफेज द नंबर ऑफ फाइबर आर, तो 3 तरह के फाइबर होते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर या डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, देन आपका कॉन्टिन्यूअस फाइबर और इंट्राजोनल फाइबर। ठीक है, अब देखो इस इंट्राजोनल फाइबर का क्या रोल है। ये जो आपका इंट्राजोनल फाइबर होता है ना, वो क्या करता है भाई, ये करता है पुश। देखो ये इसको ठेलेगा, ये इसको धकेलेगा, मतलब एक दूसरे को ये क्या करते हैं, धकेलते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं। और ये जो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर है वो क्या करेगा, पुल करेगा, इसको इधर की तरफ खींचेगा। आ रहा समझ में यहाँ तक। चलो, तो इंट्राजोनल फाइबर कर रहा है पुश, और आपका जो कॉन्टिन्यूअस फाइबर है वो क्या कर रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो अब क्या होगा, देखो अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। क्या होगा, अब देखो इमेजिन करो। अब ये है आपका सेंट्रोजोम, और अब पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म के कारण जो आपके क्रोमोजोम है वो कहाँ पे आ जाएंगे, दोनों पोल पे आ जाएंगे। देखिए ये इस पोल पे आ गया है ना, अपने अपने पोल पे आ गए। देखो ये अपने अपने पोल पे आ गए। ठीक है, तो ये होता है एनाफेज में। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। एनाफेज में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मेटाफेज में। बट एनाफेज में क्या होता है, ड्यू टू ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के कारण जो आपका ये क्रोमोसोम है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और आपका सेंट्रोमियर का डिसोसिएशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, किस में होता है, ये एनाफेज में होता है। और यहाँ पे 3 तरह के फाइबर का फॉर्मेशन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फाइबर, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर, और तीसरा इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर जो है वो पुश करता है दूसरे को, और आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर पुल करता है। तो पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म के कारण ये जो
आपका क्रोमोसोम है वो कहाँ आ जाते हैं, अपने अपने पोल पे आ जाते हैं। देखिए ये अपने अपने पोल पे आ गए, ठीक है। ये होता है आपका एनाफेज में। देखिए फिगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिसोसिएशन होंगे ना, देखो डिसोसिएशन हो गया है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, जबकि आपका एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन है भाई, एनाफेज है, ठीक है। यहाँ पे इंट्राजोनल फाइबर आपको दिखाई पड़ता है, मैंने बताया वो क्या करता है, पुश करता है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन भी हो जाता है। अब क्योंकि सेंट्रोमियर का हो जाता है डिवीजन, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, डबल। मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बढ़ गए। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 4, 1 2 3 4। आया समझ में। तो एनाफेज में आपका जो सेंट्रोमियर है इसके डिवीजन के फलस्वरूप क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ड्यू टू पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम रैपिडली मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल। बिल्कुल सही बात है। पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म के कारण जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। ये होता है एनाफेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट 5 आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। देखो अगला पॉइंट, ये 6 पॉइंट है ना, ये क्या बोलता है, एनाफेजिक क्रोमोसोम गेट शेप अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनका अलग अलग शेप बन जाता है सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे। एक्चुअली आपका जो सेंट्रोमियर है उसका हो जाता है डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम है ना उसका अलग अलग शेप बन जाता है। कैसे बनता है, देखो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में मेटाफेज में कि टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। देखिए ये आपका सेंट्रोमियर, ये क्या ऊपर क्रोमेटिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेटासेंट्रिक। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे है, मिडिल में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे भाई, मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर ऐसा मान लें, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका काइनेटोकोर से जुड़ा होता है। तो जब इमेजिन करो कि ये जो स्पिंडल फाइबर है इधर की तरफ खींचेगा, अरे समझो ना कि ये रस्सी है, जस्ट स्पिंडल फाइबर को इमेजिन कर लो कि ये कोई रस्सी है, इसमें हमने लगाया, इसको खींच रहा है। जब इसको खींचेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आप खींच रहे हो तो ऐसा बनेगा। तो याद रखना मेटासेंट्रिक का जो शेप हो जाता है एनाफेज में भी शेप का हो जाता है। आपको भी शेप के दिखाई पड़ रहा है ना, देखो भी शेप, ठीक है। तो आया समझ में पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग, देखिए दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे जो आपका सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जस्ट इमेजिन करो, फिर हमने यहाँ पे रस्सी लगाया, फिर इसको हमने खींचा, तो खींचने से क्या होता है, एल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो सब मेटासेंट्रिक कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको एनाफेज में, एल शेप का, ठीक। चलो और देखते हैं एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, टिप से थोड़ा सा, जो आपका सेंट्रोमियर होता है ना वो टिप से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपका एक्रोसेंट्रिक। अब फिर से आपने यहाँ पे रस्सी लगाया और इसको खींचा, तो फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा आपको, कुछ जे की तरह दिखाई पड़ेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक्चुअली इस तरीके से जे शेप का, ठीक है। ये जे शेप का हो गया। और एक और बच गया, देखिए लास्ट होता है आपका टेरोसेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर आपका सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे रस्सी लगाओ और खींचो, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा,
आई शेप का हो जाएगा या रॉड शेप का हो जाएगा। दैट मीन्स कि एनाफेज में क्रोमोसोम का जो शेप होता है उसमें भी वेरिएशन आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एनाफेज में जो या फिर किस फेज में क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। याद रखिएगा एनाफेज में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेटासेंट्रिक में स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, भी शेप का। डोंट वरी, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, भी शेप का। सब मेटासेंट्रिक में कैसा होता है, एल शेप का। एक्रोसेंट्रिक में जे शेप का और टेलोसेंट्रिक में आई शेप का, जस्ट बिकॉज ऑफ पूलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। एक्चुअली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसमें होता है, स्पिंडल फाइबर में। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा एनाफेज। इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे टेलोफेज को लेकर। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।